मेरे बच्चों, आज हम ले रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले रीडिंग लेंगे इसकी। इसमें दिया हुआ है एक फर्म के दो विभाग, वस्त्र और तैयार वस्त्र, यानी क्लोथ और रेडीमेड क्लोथ, दो विभाग है। फर्म द्वारा अपने वस्त्र विभाग से सामान्य विक्रय मूल्य पर वस्त्र लेकर तैयार वस्त्र तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है? वस्त्र विभाग से सामान्य विक्रय मूल्य पर, अंडरलाइन कर ले, विक्रय मूल्य पर वस्त्र लेकर तैयार वस्त्र बनाया जाता है। यानी आप समझे, क्लोथ डिपार्टमेंट है ना, वो क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ जो बनाते हैं उनको माल भेजता है और वो विक्रय मूल्य पे भेजता है। ये बात इंपॉर्टेंट इसमें आपके आएगी, ऑन सेलिंग प्राइस है ये। आगे, निम्नलिखित सूचनाओं से 31/3/2018 को समाप्त वर्ष के विभागीय व्यापार और लाभ हानि खाता बनाइए। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है। विभाग हो गया क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। इसमें आपके ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, ट्रांसफर। तो ये तीन तो ट्रेडिंग में आती है। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, कौन करता है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को? क्लोथ डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है ना। तो इसके लिए तो ये सेल्स की तरह होता है, ठीक है। और ये मिला किसको? रेडीमेड क्लोथ को, उसके लिए ये परचेज की तरह होता है। यानी एक को ने तो बेचा तो दूसरे ने खरीदा। इसको हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन। इंटर डिपार्टमेंट का मतलब होता है एक विभाग से दूसरे विभाग में। तो जब भी कभी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, दोनों तरफ लिखे जाते हैं, यानी दोनों की बुक में लिखे जाएंगे। दोनों तरफ का मतलब हो गया दोनों की बुक में लिखे जाएंगे। जिसने ट्रांसफर किया वो सेल्स की तरह लिखेगा, यानी बाय में लिखेगा। जिसको मिला वो परचेज की तरह लिखेगा, यानी टू में लिखेगा। क्लियर? आगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस केवल इस तरफ दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 31, 2018, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आगे, तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक स्कंध में, स्कंध का मतलब स्टॉक हो गया, 75% वस्त्र तथा 25% अन्य व्यय होते हैं। किसके स्टॉक में? रेडीमेड का जो स्टॉक है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेडीमेड का स्टॉक है, सही है। इस स्टॉक में वो कहता है कि 75% क्लोथ है, कपड़ा है, और 25% अन्य है। और गत वर्ष वस्त्र विभाग ने विक्रय पर 15% की दर से सकल लाभ कमाया। तो जीपी रेट जो है वो कितनी है? 15%। कौन से विभाग की? क्लोथ डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों देता है वो समझने की कोशिश करो। एक्चुअली ये इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर हुआ वो सेलिंग प्राइस पे हुआ। तो जब भी सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस पे जब भी ट्रांसफर होता है, तो ऐसे में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको हिंदी में कहते हैं न वसूल हुआ लाभ। और उसका एक और नाम है स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो उस स्टॉक रिजर्व को हमें अलग करना होता है सवाल करते समय। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो आपके किसका है? स्टॉक रिजर्व का क्वेश्चन है। स्टॉक रिजर्व समझ में आया क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है ये भी समझ लो। वैसे मैंने आपके इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, जहां पे रूल्स का चैप्टर लिया था, जिस दिन हमने इसके रूल्स के वीडियो बनाए थे, उसमें वो पूरा दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें अनरियलाइज्ड स्टॉक आपके रिजर्व जो होता है ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उस पर बताया हुआ है, वो जरूर देखना। अभी मैं शॉर्ट में और बता देता हूं। जब एक्स डिपार्टमेंट ने वाई को भेजा या क्लोथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड क्लोथ को भेजा, हुआ ये कि जब क्लोथ डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया तो सेलिंग प्राइस पे किया, ऐसा पहली लाइन में लिखा हुआ था। सेलिंग प्राइस पे करने का मतलब हो गया कि प्रॉफिट जोड़ के किसको भेजा? अपने ही विभाग को। तो वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड ही होगा ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने ही विभाग को प्रॉफिट जोड़कर भेजता है
तो क्या वो प्रॉफिट वसूल हो गया? ऐसे तो मैं इस जेब से निकाल के इधर पैसे डाल लूं तो क्या मेरे पैसे बढ़ गए? ये तो सेम हो गया ना। इस इधर से एक जेब से पैसा निकाला और दूसरी जेब में डाल लिया। मैं कहता हूँ भाई 5,000 रुपए कमाए आज, कमाना थोड़ी हुआ। हाँ, यही होता है ट्रांसफर में। क्लोथ डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर कर दिया रेडीमेड क्लोथ को, तो उसके खाते में क्या दिखाएगा? प्रॉफिट दिखाएगा। किसके खाते में? क्लोथ डिपार्टमेंट के। क्या वो प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट है? तो आप कहेंगे सर रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। मैं पूछूंगा बेटा क्यों नहीं है? तो आप कहोगे सर वो तो अपने ही विभाग को ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए अनरियलाइज्ड है। तो मैं पूछता हूँ कि अनरियलाइज्ड है तो वो रियलाइज्ड कब होगा? कि सर जब वो रेडीमेड क्लोथ वाला सारा माल बेच देगा ना तब वो भी रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, आपको तो बहुत पता चलता है। तो अगली बात क्या होगी? तो इसका मतलब अनरियलाइज कितना रहा ये कैसे पता चलेगा? कि सर आप स्टॉक देखो, स्टॉक में जितना पड़ा है ना उसमें कितना है। तो मैंने कहा भैया स्टॉक तो उसका पड़ा है ना, उसमें 75% कपड़ा पड़ा है। सर इस 75% में जो प्रॉफिट है ना वो अनरियलाइज प्रॉफिट। सही है ना? क्योंकि जो आगे बेच दिया वो तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया। हम रियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम अनरियलाइज प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अब आप इसको सीधी लाइन में याद रख सकते हो कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है वो स्टॉक में होता है, इसीलिए उसको स्टॉक रिजर्व कहा जाता है। समझ आया प्यारे बच्चों? यहाँ तक तो वो अपने इस प्रश्न में नया सीखेंगे हम स्टॉक रिजर्व। तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आपको दो अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके इसमें दे रखा है 75,000 और 12,500। उसके बाद में टू ओपनिंग स्टॉक के बाद में टू परचेज, पहले में 5 लाख और दूसरे में 3,750। उसके बाद में सेल्स, तो बाय सेल्स लिखेंगे। सेल्स आपके दिया हुआ है 5,50,000 और दूसरा दे रखा है 1,12,500। उसके बाद में ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। तो ये दोनों तरफ लिखा जाएगा, तो लिखेंगे बाय ट्रांसफर और इधर लिखा जाएगा टू ट्रांसफर। तो बाय ट्रांसफर जिसने ट्रांसफर किया था, तो क्लोथ डिपार्टमेंट ने किया था ना, तो क्लोथ डिपार्टमेंट ने कितने का ट्रांसफर किया? 75,000 का। तो इधर 75,000 लिखा जाएगा, इधर डैश। और इस ये मिला किसको था? रेडीमेड क्लोथ को, तो उसके लिए परचेज की तरह हो गया है ना। तो यहाँ पे डैश करके इधर आप लिखेंगे 75,000। दोनों तरफ इस ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं दोनों की बुक में लिखा जाएगा। दोनों एक ही बात है, दोनों तरफ तो DRCR कह सकते हो, और दोनों की बुक में तो एक बार हमने क्लोथ की बुक में लिखा है, एक बार रेडीमेड क्लोथ की बुक में लिखा है। इसके लिए ये सेल्स की तरह है और इसके लिए परचेज की तरह है। और सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्स ही हो गया, और क्या है ना। अब उसके बाद में आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो लिखे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पहले में डैश है, दूसरे में 15,000 है, 15,000। उसके बाद में सेलिंग का खर्चा इसमें नहीं आता, वो P&L अकाउंट में आता है। तो बस इधर आप लिखें बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके दे रखा है, पहले में 50,000, दूसरे में 15,000, 50,000 और 15,000। उसके बाद में आप बीच में एक लाइन ऐसे कर दें टोटल के लिए, जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो देखिए 2
बैलेंसिंग फिगर शब्द लिख दे, यानी अंतर से निकालना है, दोनों तरफ की टोटल लगानी है अपने को। क्लोथ की टोटल आती है 6,75,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की टोटल कितनी आती है 1,27,500। तो ये टोटल आप इधर भी लिख दें और जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, वो डिफरेंस आपको इधर अंतर लिखना है। तो ये आता है 1 लाख और इधर 21,250 21,250। ये जीपी कैलकुलेशन हो गया यहां तक। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर आएगा बाय में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट था, अब P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा, सेम आएगा 1 लाख और 21,250। अब आप इधर लिखेंगे 2। इसमें एक ही खर्चा है, कितना दे रखा है आपको, बेटा सेलिंग का, तो लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 5,000 और 1,500, 5,000 और 1,500 हो गया। उसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस और दे रखा है प्रश्न में, देखो नीचे लिखा हुआ है द जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द होल बिजनेस फॉर 27,500। तो ये इन दोनों में बांटना पड़ेगा, तो सेल्स के अनुपात में बांट देंगे। तो लिखिए 2 जनरल एक्सपेंसेस और इसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे, तो ऐसा लिख दो। तो सेल्स रेशियो कैलकुलेट करके बांटो, देखेंगे। तो सेल्स रेशियो ये सेल्स से लेना है, एक सेल्स ये रही यहाँ पे और एक ये रही सेल्स यहाँ पे। तो इस सेल्स के अनुपात को लिया तो ये आता है 44:9। ये इन दो के अनुपात से लेना है। तो अब आपके इसका टोटल जो खर्चा दे रखा था वो 27,500 27,500 दे रखा है। तो इसको इस अनुपात में रेशियो में बांटो, कितना कितना होता है। पहला सबसे पहले इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पहला कितना आता है 22,830 और दूसरा 4,670 4,670 और 22,830। ये हमने 27,500 को दो सेल्स के रेशियो में बांटा है। अब आप यहां पर इसकी टोटल लगाएंगे, इधर भी टोटल लगाएंगे। तो इधर का टोटल आपके आता है 1 लाख और इधर का 21,250। तो डिफरेंस जो है वो नेट प्रॉफिट आएगा। तो लिखिए 2 नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखिए बैलेंसिंग फिगर। इधर आएगा टोटल 1 लाख और 21,250। अब आप डिफरेंस निकालो, पहले का कितना है 72,170 72,170 और दूसरे का 15,080 15,080। ये आपके नेट प्रॉफिट आया। अब आप देखें हमने यहां तक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व का कोई भी काम ही नहीं है, सीधा सीधा सवाल था। अब इसके बाद में आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो नीचे एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, लिखिए जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट का मतलब दोनों का कॉमन, एक ही अमाउंट का कॉलम बनेगा। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1 + 2, यानी दोनों का जोड़कर पहले और दूसरे दोनों का प्रॉफिट जोड़ो, कितना कितना है। पहले का नेट प्रॉफिट था 72,170 है ना, और दूसरे का 15,080। तो दोनों को जोड़ो 87,250। ये आपके नेट प्रॉफिट हमने ऊपर से कैरी फॉरवर्ड कर दिया है।
ठीक है, अब यहां पे आपको केवल इधर लिखना है 2 स्टॉक रिजर्व और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1। ये हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे और इसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, उसमें आप लिखेंगे स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक, ये एक पॉइंट होगा, और दूसरा हो जाएगा स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में ही प्रॉफिट होएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो दोनों में निकालना पड़ेगा। अब आप लोगों को एक चीज विशेष मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, वो ध्यान रखिए। इसमें आपको स्टॉक जिसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शामिल है वो लेना होता है। स्टॉक इनटू जीपी रेट होता है, ये इसका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। क्या होता है? स्टॉक इनटू जीपी रेट। अब इसमें स्टॉक तो होगा रेडीमेड क्लोथ का, और जीपी रेट जो होगी वो क्लोथ डिपार्टमेंट की। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो उसका आंसर है कि प्रॉफिट जोड़ा किसने था? क्लोथ डिपार्टमेंट ने, और स्टॉक किसमें शामिल है? वो रेडीमेड क्लोथ के, इसलिए ऐसा होता है। तो स्टॉक एक का होता है और जीपी रेट दूसरे की होती है। तो ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक किसका देखोगे? रेडीमेड क्लोथ का। तो रेडीमेड क्लोथ का स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक 12,500, इसका 75% निकालेंगे, क्योंकि वो कहता है कि 75% ऐसा है जो दूसरे विभाग से आता है। तो इसका मतलब इस 12,500 में क्लोथ का 75% ही है, और इनटू जीपी रेट, तो ओपनिंग जीपी रेट प्रश्न में दे रखी थी 15%, तो वो 15% कैलकुलेट करो कितना होता है। टोटल निकाल लिया कितना होता है? 1406। ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हो गया। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक में सेम प्रोसेस अपनानी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? किसका देखोगे क्लोजिंग स्टॉक? रेडीमेड क्लोथ का देखोगे फिर से, तो वो कितना है? 15,000। सही है? इनटू 75% क्यों कर रहे हो बच्चों? 75% क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? जो स्टॉक है ना उसमें 75% दूसरे विभाग से आया हुआ है, वो है। तो इनटू 75 इनटू, अब यहां पे क्लोजिंग की जीपी रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नीचे एक वर्किंग नोट पहले बना लो, साथ में जीपी रेट क्लोजिंग। तो इसमें हमारा अभी जीपी कितना आया? अभी जीपी कितना आया? तो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अभी हमारा जीपी देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 1 लाख रुपए आया क्लोथ डिपार्टमेंट का एक्चुअल जीपी, है ना? और जबकि सेल्स कितनी है? 5,50,000। तो ये है, इस मामले में ये जो ट्रांसफर है ना, इसको भी सेल्स माना जाएगा। क्यों माना जाएगा सेल्स? क्योंकि ये प्रॉफिट जोड़कर करता है, तो दोनों मिला के सेल्स मानी जाएगी। 5,50,000 तो आपके सेल्स हो गया, और 75,000 क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। दोनों ही सेल्स मानते हुए लेना है। तो अब आप इसको यहां सॉल्व करेंगे, तो जीपी हुआ 1 लाख बट्टे सेल्स हुआ 5,50,000 प्लस 75,000 इनटू 100। तो ये जीपी रेट परसेंट आएगा 16%। 16% जीपी रेट आया। ये हमने क्लोजिंग जीपी रेट क्यों निकाला? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में तो पिछले साल की जीपी चल गया, पर जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इस साल का जीपी लेना है। तो यहाँ पे ये जो है ना 75% के आगे 16% लिख दो। अब आप कैलकुलेट करो कितना? 1800 पूरा आता है। अब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, क्लियर? अंतर निकालना है, डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे?
डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 1800 में से 1406 घटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा? 394। ये हमें केवल खाते में लिखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग का अंतर। 1800 में से 1406 घटा देंगे, यानी ये तो हुआ क्लोजिंग और ये हो गया ओपनिंग। क्या? स्टॉक रिजर्व। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में से ओपनिंग स्टॉक रिजर्व घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने पे 394 आया, इसे मेन सवाल में ले जाएंगे, यहाँ पे लिखिए 394। अब आप डिफरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? हाँ बेटा, 86,856 और टोटल इधर से 87,250 और इधर भी 87,250। यहाँ से दिए हुए बच्चों ये, हाँ बेटा, ये भी दिए हुए हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।